ऑनलाइन में। आप है ना एक बच्चे को ना लेट आने पे डांट रहे हैं, आपने बोला कि यार फलां बच्चा बोला कि हाँ ये मुझे पता ही हो सर रहा हमको चैट था। में लिख के दे दो सर मेरे को कब का आया हो। फिर एक सीन ये हुआ कि क्या कहते हैं, उसमें टीचर को आपने ही। बच्चे को बोला कि बेटा अनम्यूट कीजिए मुझे इस आंसर का जवाब दियो, बच्चा मौजूद था उसमें दानियाल नाम का। अच्छा। तो दानियाल लेना बोल रहा है सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाइल जिशान एंड मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, बेटा क्या हाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेटा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? बाकी बच्चे कहाँ हैं आज? जी बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं बेटा? कोई अता पता है आप लोगों को? बोलिए। ओके। अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार बेटा, पिछली क्लासेस में आपने क्या सीखा था? क्या चैप्टर पढ़े थे हम बताएंगे ज़रा? लास्ट 2-3 क्लासेस में हम क्या पढ़ रहे थे? सर शाबाश। आपने बोलिए बोलिए, चैप्टर शाबाश 6 जी। पढ़ा, जी। और चैप्टर 6 पढ़ाया था पिछली क्लास में।
चैप्टर और 6 में क्या उससे टॉपिक पहले पढ़ा था, क्या टॉपिक पढ़ा था, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं। एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्म एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ा था ना। जी डिफाइन कर सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, शाबाश जल्दी जल्दी बोलें। एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, उल्टा बोल रहे हैं, जिसमें हीट, जी एब्जॉर्ब होती है जी, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नई चीज बने, नए प्रोडक्ट्स बने और हीट भी अब्जॉर्ब और हो, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज होती है और शाबाश। उसमें कोई नया क्या और चीज? उसमें कोई नया प्रोसेस नहीं बनता, नहीं, नया प्रोडक्ट बनता है बेटा, उसमें नया कोई प्रोडक्ट नई चीज बनता नहीं है बनती। बेटा, बनती है, क्योंकि रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन में हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जो प्रोडक्ट्स होती हैं, तो प्रोडक्ट्स में सॉरी, जो जो प्रोसेस होते हैं उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखें यस फर्क, रिएक्शन और प्रोसेस में फ़र्क यही बताया गया था कि रिएक्शन में न्यू यस सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोडक्ट्स जो बनती है ना वो न्यू होती हैं। और जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, यस तो प्रोसेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं कि यस एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हुज़ैफा सुहेल बेटा, आप अपना माइक्रोफोन अटैच करें और कम्युनिकेट करें क्लास में, शाबाश। अहमद कासिम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? अहमद कासिम बेटा जवाब दीजिए, शाबाश। जी आ रही सर, आ रही है। ओके, वेरी गुड। देखें, आज हम अपना एक न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, और इसका भाई नाम है, फाइनल। जी बेटा, ये फाइनल टर्म हमने शुरू कर दिया है। ये फाइनल टर्म का पहला चैप्टर है। इंशाल्लाह मैं सिलेबस आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और जिसमें ये मेंशन होगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स फाइनल टर्म में कवर करने हैं। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है जो कि फाइनल टर्म हम शुरू करने लगे हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट मंथली में और मिड टर्म तक के, तो उसमें आप लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ाए गए थे। ठीक है, तो वो हम कवर कर चुके हैं। अब जो है हम फाइनल टर्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने 4 या 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि कौन कौन से उसमें चैप्टर्स हैं। ठीक है बेटा? मिड टर्म होंगे। बेटा, एग्जाम्स के हवाले से अभी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी थ्रू मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल की मैनेजमेंट आपको इस हवाले से गाइड कर देगी बाय मैसेजेस। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला आप उसका इंतज़ार करें। ठीक है बेटा, और बाकी स्टूडेंट्स अभी तक मौजूद नहीं है क्लास में। खैर, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल समी बेटा, क्या हाल है? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी सर। ओके, वेरी गुड। सर टाइम पे आ गया ना? जी बेटा, आप बिल्कुल टाइम पे आ गए, वेरी गुड। ओके, ठीक है। सो ज़फ़र सोहेल बेटा, आपका माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हैंड रेस करके बता दें। हुज़ैफ़ा सुहेल से मैं बोल रहा हूँ, बाकी तमाम बच्चे तो ठीक है। Students are still joining the class, so we just wait for a minute. दानियाल बेटा, क्या हाल है? मोहम्मद दानियाल। सुभान अल्ताफ बेटा, आवाज़ आ रही है? हैंड रेस करके बताएं। सुभान अल्ताफ, शाबाश। यस सर। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। सो अब हमारी क्लास का वक्त हो चुका है, और
2-4 मिनट ऊपर ही हो गए हैं तो इसलिए। जी बेटा। सो अब हम क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं। देखें मैंने आपको अभी इब्तिदा में बताया कि ये हम चैप्टर नंबर यानी कि जो फाइनल टर्म है उसका सिलेबस हमें मिल चुका है और हम इंशाल्लाह ताला अब इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आप तमाम बच्चे से पेज नंबर 17 पे भी देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 17 ओपन कर लें तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़। सो अब हम अपने इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 17 ओपन कर लें। ठीक है, हैंड रेस करके बताएं मुझे कि तमाम बच्चे ने पेज नंबर 17 ओपन कर लिया है। ओके, सो अब देखें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि व्हाई डू फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कि किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फूल और फलों को पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हाउ डू फ्लावर्स डेवलप। बेटा स्टूडेंट्स अच्छा होगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने आप को फिलहाल म्यूट ही रखें, फिर मैं एंड में क्वेश्चन वगैरह आप लोगों से लूँगा। ठीक है बेटा। सो हाउ डू फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड व्हाट हैपन्स फ्रूट आफ्टर दे रिपन, यानी कि फ्लावर्स जो हैं वो किस तरीके से फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आज इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। मेन हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम इस वर्ड के ऊपर बात करें, सो री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना या क्रिएट होना या तख्लीक होना, ठीक है ना। हम इसको प्रोडक्शन के कई मायने ले सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ का बनना। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम बात करें कि अगर एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस प्लांट से हम एक और प्लांट को ग्रो करते हैं इसके सीड की मदद से या किसी और तरीके से। तो ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना। ठीक है, सो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या करने लगे हैं, अंडरस्टैंड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फोकस रहेगा क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स अगर मेरी आवाज़ क्लियर है और तमाम स्टूडेंट्स का फोकस है तो प्लीज़ हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड डिस्पर्सल। ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि पौधे में हो रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट में ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। देखें, नंबर 1 पॉलिनेशन, ठीक है, नोट करते रहें तमाम स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि तमाम स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें, पेन वगैरह आपके पास हो तो मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट किया करें, ठीक है। कोशिश ये किया करेंगे पेपर पे इस चीज़ को नोट करें, क्योंकि रिकॉर्डेड तो बहरहाल होता ही है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आपके सामने पेपर पे हो ताकि आप जब एंड में क्वेश्चंस करें तो फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस भी मुझसे कर सकें, ठीक है। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड डिस्पर्जल, ये 4 अलग अलग प्रोसेस हैं। इंशाल्लाह हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज इस वक्त हम शुरू करने लगे हैं फ्लावर्स। पहला सेक्शन है 2.1 जो कि आपके इस चैप्टर का है। बेटा बता दी जाएंगे क्वेश्चंस, चैप्टर्स अभी फ़िलहाल आप लेक्चर्स को समझिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जब हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो इस सेक्शन को, तो हमें पता चलेगा व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के मुख्तलिफ हिस्से क्या क्या होते हैं। देखें, फ्लावर एक let me complete it first. Imagine what would happen if all the rice plants in the world were unable to reproduce. मिसाल के तौर पर अगर राइस, इन्होंने एक मिसाल दी है, यानी कि चावल का जो पौधा है अगर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस ना करता तो क्या होता, ठीक है। सो वुड देयर बी एनी राइस प्लांट आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ राइस प्लांट होते? बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। सो अगर इंसान या जानवर अपने आप को रिप्रोड्यूस ना कर सकें, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद वो इंसान या वो जानवर या उनकी जो भी स्पीशीज़ हैं या जो भी उनकी जनरेशन है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उस वक्त के बाद, और वो मज़ीद उसको कंटिन्यू वो चीज़ वहाँ से यानी कि मिट जाएगी, ठीक है। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। देखिए, जानदार जो हैं, जानदार जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पौधे हों, वह तमाम के तमाम जानदार, इन जानदारों में एक ऐसी
एबिलिटी होती है, एक अच्छी खुसूसियत होती है जिसके ज़रिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने ही जैसे दूसरी चीज़ों को जन्म देते हैं या अपनी ही जैसे दूसरी चीज़ों को पैदा करने का सबब बनते हैं। ठीक है, कौन? जानवर या जानदार। यहाँ पर हम बात करें लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो पहली तो ये बात हमें क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस टू इंश्योर दैट देयर ओन काइंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। उनकी अपनी नस्ल, काइंड का मतलब यहाँ पर किस्म भी हो सकती है, उनकी अपनी नस्ल भी हो सकती है, ताकि वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें, उस चीज़ को आगे चला सकें, बढ़ा सकें। इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस दे वुड डाई आउट एंड बिकम एक्सटिंक्ट। क्या मतलब हुआ कि अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें, कोई भी जानवर जानदार अगर रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो जानदार चीज़ है, वो ख़ास किस्म की जो जानदार चीज़ है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, वो डाई हो जाएगी यानी मर जाएगी और बिकम एक्सटिंक्ट, और कोई कदीम चीज़ कोई बन जाएगी, जिससे कि हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि पहले दौर में डायनासोर मौजूद हुआ करते थे, उनकी नस्ल मौजूद हुआ करती थी। ठीक है, तो उनमें से एक ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया। ओके, सो व्हाट आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स? Okay, students, let's start first. What are the most colorful parts of a flowering plants? ठीक है, many plants have colorful and attractive flowers. बहुत सारे plants होते हैं जो कि रंग बिरंगे पौधे फ्लावर्स रखते हैं। ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बात मेन पॉइंट है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर है यानी कि जो फूल है वो उस पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि वो ऑर्गन, फूल जो है, फ्लावर जो है, वो ऑर्गन है जिसकी मदद से वो पौधा अपने जैसे और पौधों को यानी कि प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। सही है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्गन के तहत या जिस चीज़ के तहत रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या फिनोमेना होता है। ठीक है, अ फ्लावर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। एक फ्लावर जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनता है। देखिए, अब इसको वन बाय वन हम कवर करते हैं। मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के मेल पार्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, 3 मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, यहाँ पर देख लें। एक का नाम है एंथर। ठीक है, नोट करें इसको, नंबर 1 एंथर, यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, और दूसरे का नाम है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया, इसको वन बाय वन हम कवर करते हैं। ठीक है, द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्या कह रहे हैं? स्टेमन, यहाँ पर देख लें, स्टेमन की यहाँ पर वन यहाँ पर करके शो किया हुआ है। ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। 2 हिस्से उसके मौजूद होते हैं। नंबर 1, द एंथर इज मेड अप ऑफ पोलन सेक्स विच कंटेन पोलन ग्रेन्स। देखें, एंथर वो पार्ट होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम देते हैं? इसको देखें, द पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, विच कैन फर्टिलाइज द एग्स, जो कि एग्स को फर्टिलाइज कर सकें। ठीक है, अ फर्टिलाइज्ड एग कैन डेवलप इनटू अ सीड। एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो सीड बनता है। ठीक है, द सीड में देन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ यंग प्लांट। ठीक है, तो इसको दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि द एंथर इज मेड अप ऑफ पोलन सेक्स, यानी कि वहाँ पर कुछ जगह होती हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। वो और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्पर्म। ये नोट कर लें, ये एक एक ब्लैंक की सूरत में आपसे पूछा जा सकता है। विच कैन फर्टिलाइज एग, तो स्पर्म्स क्या कर सकते हैं? स्पर्म जो है एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब फर्टिलाइज्ड एग कैन डेवलप इनटू अ सीड, और जो एग है वो सीड की सूरत इख्तियार कर जाता है, यानी कि सीड बनता है, और उस सीड से आप जानते हैं कि नए पौधे उगते हैं या नए पौधे वजूद में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है, द फिलामेंट इज अ थिन
स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर अप। ये अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखिए यहाँ पर, अगर आप में ये पॉइंटर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये आप देखें कि जहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 ब्लू कलर से जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये जो 1 है, ये 1 नंबर 1 पे जो हमें बता रहे हैं ये है एंथर। क्या है बेटा? एंथर, ठीक है, इसको नोट कर लें। और ये जो नंबर 2 पे आपको कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, उसकी तरफ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये पोलन ग्रेन्स हैं। ये क्या है बेटा? पोलन ग्रेन्स हैं। और ये जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, एक बारीक सी लाइन आ रही है, ठीक है। सो ये जो बारीक सी लाइन से मुराद ये है कि ये एक बहुत बारीक सी एक स्टिक है, यानी कि वो, और उसका नाम है फिलामेंट। द फिलामेंट इज अ थिन स्टॉक। स्टॉक कहते हैं एक बारीक सी सपोर्ट, यानी कि एक बहुत लाइट वेट और मतलब हार्ड नहीं हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी हो, मूव भी कर सकती हो, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो एंथर सपोर्ट किया होता है, ताकि एंथर जो है ऊपर की तरफ रहे, ठीक है, और यानी कि स्ट्रेट रहे, ठीक है। सो ये फिलामेंट कहलाती है। सो कितने पार्ट हैं बेटा? मेनली तो हमारे पास 2 पार्ट हैं, लेकिन चूंकि एंथर और देखिए, जब भी आपसे बोले जाएगा कि मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, तो आप बोलेंगे स्टेमन, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्टेमन। स्टेमन यहाँ ऊपर से लेकर बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप गौर करें तो पहले नंबर पे उस पर एंथर है, और उस एंथर के अंदर पोलन सेक्स होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स टाइनी यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो एक थिन और टाइनी स्टॉक होती है, जिसके ऊपर वो एंथर मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये 2 मेन पार्ट्स हैं। सो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। बेटा ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है। मैंने बिल्कुल क्लास के शुरू में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया है। चैप्टर नंबर 2 है, ये नया चैप्टर है और ये फाइनल टर्म में शामिल है, ठीक है। और मिड टर्म होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से आपको मैनेजमेंट बता देगी स्कूल की। ये तीनों चारों सवालात ऊपर डिस्कस हो चुके हैं। शायद आप देर से आए हैं, इस वजह से आप इस सवालात को नहीं समझ सके, लेकिन अब मैं क्लास के दौरान ये बात समझा रहा हूँ कि मिड टर्म होंगे या नहीं, इसका जवाब आपको मैनेजमेंट दे देगी इंशाल्लाह ताला। यू विल गेट इन्फॉर्म अबाउट इट। और इसी तरीके से ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक के अंदर, और ये चैप्टर फाइनल टर्म में शामिल है, ठीक है बेटा। चलो अब हम अपने मज़ीद लेक्चर की तरफ चलते हैं, फिर मैं एंड में इंशाल्लाह क्वेश्चंस लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंदी है। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, यानी कि अभी हमने डिस्कस किए मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो यहाँ देखिए गौर से, यहाँ पर द कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। कार्पेल कहते हैं, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो है कार्पेल, ठीक है। द टर्म पिस्टल इज समटाइम्स यूज टू रेफर टू अ कार्पेल। कार्पेल की जगह पे पिस्टल भी यूज किया जाता है। और सेवरल कार्पेल्स फ्यूज टुगेदर, और मुख्तलिफ कार्पेल्स उसमें शामिल होते हैं, या मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो कार्पेल के वर्ड भी यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताने के लिए, और पिस्टल का वर्ड भी यूज करते हैं। सो ये दोनों वर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। इनको काइंडली, अगर आप सिर्फ वर्ड्स भी लिखते रहेंगे, सो यू विल हैव क्लियर नॉलेज अबाउट इट। बेटा इस चैप्टर का कोई काम नहीं हुआ, ये आज हमने शुरू किया है समझना, इसके बाद काम इसका करेंगे हम इंशाल्लाह। द कार्पेल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये 3 उसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि जिसके अंदर, यानी कि कार्पेल के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, जो कि पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले द स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा है, ये यहाँ पर इसको स्टिग्मा कह रहे हैं, सही है, जो कि कार्पेल, देखेंगे ये पूरी बॉडी जो है, ये पूरी कार्पेल है एक्चुअली। ये पूरी बॉडी जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, इसको कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। तो इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टिग्मा क्या करता है? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। वो पोलन ग्रेन्स कहाँ से आ रहे होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से वो पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। सो स्टिग्मा उसको एब्जॉर्ब करता है।
फिर उसके बाद क्या करेगा, स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, द स्टाइल कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। तो स्टाइल की मदद से वो जो पोलन ग्रेन्स है वो ओवरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे माउथ और स्टमक जो कनेक्ट होते हैं वो हमारे एसोफिगस से कनेक्ट हुए होते हैं, यानी कि जिसको हम खाने की नाली बोलते हैं आम जबान में, कि खाना जो है हमारे गले से उतर के मैदे में गया। तो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने वाली एक बारीक सी या एक पाइप होता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टाइल जो है वो बीच का हिस्सा है। यहाँ पे नंबर 2 पे आप देख लें, स्टाइल कहते हैं इसको। स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, ओवरी क्या है, देखें, द ओवरी में कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स। ये जो नंबर 3 पे आप देखें, नंबर 3 पे यहाँ पर एक एक पूरी बड़ी बॉडी है, एक शेप है खास। तो ये जो है ये ओवरी कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर वो पोलन ग्रेन्स दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच ओव्यूल कंटेन्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड एग और ओव्यूम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है इसको हम एग भी कहते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम एग कहते हैं। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने समझना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम एग कहते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम स्पर्म कहते हैं। इसको आपस में चेंज नहीं करना अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। अगेन, तो क्या है यहाँ पर, ईच ओव्यूल कंटेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड एग और ओव्यूम। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ प्लांट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट को हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बताया जा रहा है फ्लावर्स के हवाले से। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट flowers. So not all flowers have both male and female parts. बिल्कुल ऐसा नहीं होता बाज़ औक़ात कि हर पौधे में जो फूल है, यानी कि जो फ्लावर है, उस एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो। यानी कि मेल पार्ट, अच्छा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पूरी टर्म यूज़ करें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम इसको शॉर्टली ये भी कह सकते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स। सो ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात या हर दफ़ा ऐसा नहीं ज़रूरी कि एक ही पौधे के अंदर, एक ही जो फ्लावर है उसके अंदर एट द सेम टाइम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है, जैसा कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट से साथ हैं, एक साथ एक ही फ्लावर में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं, ठीक है, जिनमें फ्लावर्स तो होते हैं लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट मौजूद नहीं होता, जिसमें हम नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें मेज एक यहाँ पर दिया गया है, ये एक अनाज है, ठीक है। सो इसमें फ्लावर, इसका मेल पार्ट अलग अलग फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर इसका अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग दो फूल होते हैं, यानी फ्लावर होते हैं। तो होता ये है कि जो मेल फ्लावर है वहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं, चाहे वो हवा की मदद से हों या फिर किसी इंसेक्ट्स वगैरह की मदद से हों, ठीक है। और वो जो है फीमेल फ्लावर की तरफ वो आते हैं, फिर वो वहाँ से उसमें पूरा जो उसका प्रोसेस है वो होकर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है जिसमें मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो इन अदर प्लांट्स दे आर फाउंड ऑन सेपरेट फ्लावर्स। तो अलग अलग फ्लावर्स में ये पार्ट्स मौजूद होते हैं। These plants have separate male and female flowers on the same plant, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ। देखें, प्लांट सेम रहता है, पौधा वही है, लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, ठीक है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अब देखें, सीपल्स एंड पीटल्स, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। सीपल्स एंड पीटल्स क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में ज़रा पढ़ लें। The sepals of a flower surround and protect the flower when it is in the bud stage। देखिए, बड स्टेज का मतलब बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में, जब वो ग्रो होना शुरू होता है, या वो जब, यानी कि वो बिल्कुल इब्तिदाई मरहला जहाँ पे उसको हम कह लें इनिशियल स्टेज, यानी द सीपल ऑफ अ फ्लावर सराउंड एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन द बड स्टेज। तो सीपल का मतलब ये हुआ कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है एक थोड़ा हार्ड
किस्म की एक बॉडी होती है, ठीक है, हार्ड होती है वो, जो कि अंदर मौजूद फूल को क्या करता है, तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसी तरीके से पीटल्स क्या होती हैं? पीटल्स सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पीटल्स जो हैं वो निस्बतन सीपल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और कलरफुल होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीटल्स सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधा है, पौधे के बिल्कुल सेंटर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है वो मौजूद होता है, बिल्कुल सेंटर में, और उसके गिर्द पीटल्स यानी कि जिसको हम पत्तियां कहते हैं आम जबान में, फूल की जो बहुत सॉफ्ट किस्म की जो पत्तियां होती हैं उसको हम कहते हैं, तो वो चारों तरफ से वो घिरा हुआ होता है। पीटल्स ने किस चीज़ को घेरा हुआ होता है? यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। इन्होंने रोज की मिसाल दी है, ठीक है। तो पीटल्स एंड सीपल्स दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से इसके की पॉइंट्स हैं यहाँ पर। द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यानी कि या यूँ कह लें कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं मेल और फीमेल प्लांट में या फ्लावर में। इसी तरीके से द स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन कहलाता है, ठीक है। और कार्पेल या पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहलाता है। स्टेमन कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है? स्टेमन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि दो बॉडीज़ के ऊपर, एंथर और फ्लामेंट। एंथर के अंदर पोलन सेक्स होते हैं, जो जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो असल में रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो कि उसमें जो कि बाद में फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की तरफ, ऑर्गन की तरफ जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है कार्पेल, और कार्पेल या पिस्टल, और उसके अंदर मजीद 3 बॉडीज होती हैं जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ईच ओव्यूल कंटेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एन एग और ओव्यूम, ठीक है। तो ओव्यूल जो है उसके अंदर, या ओव्यूल जो है उसके अंदर एग्स होते हैं, जो कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। द सीपल सराउंड एंड प्रोटेक्ट अ फ्लावर व्हेन इट इज इन अ बड स्टेज, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली है कि सीपल जो है उसको महफूज करती है जब वो फ्लावर जो है बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज में होता है या बड स्टेज में होता है। द पीटल्स आर यूजुअली द मोस्ट कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपने देखा जो पत्तियां होती हैं इनके फूल की यानी फ्लावर की, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और खूबसूरत होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की होती हैं। दे सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, वो बिल्कुल घेरे हुए होती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। द पीटल्स में बी स्मॉल और एब्सेंट इन सम फ्लावर्स, समटाइम्स पीटल्स नहीं भी होती, ठीक है, किसी पौधे में, किसी भी फ्लावर में। तो ज़्यादातर फ्लावर्स तो ऐसे हैं जिनकी पीटल्स मौजूद हैं, यानी कि उनकी पत्तियां मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ पौधे, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि वो पीटल्स मौजूद ना हो तो भी वो फ्लावर ही कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनेशन? इट्स द प्रोसेस, ये भी पौधे के अंदर होता है। अब आज हमने एक मुकम्मल तौर पे समझा कि फ्लावर्स क्या होते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं और उनके मजीद कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, और तमाम स्टूडेंट सिर्फ वही बच्चा हैंड रेस करे जिसको कोई सवाल हो, प्लीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इट इज़ इस्माइल मंसूर, इफ़ he wants to ask me any question, so you can ask me. I have unmute yourself. Yes. बोलिए इस्माइल मंसूर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। इब्राहिम शहजाद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी राइट नाउ। जी जी बेटा बोलिए शाबाश। हाँ, नेट का प्रॉब्लम तो मैं अभी क्लास में इंटर रहा हूँ, तो कुछ अच्छा, काम करना है। देखिए काम तो नहीं करना, ये तो सारा समझने का था। अलबत्ता मैं इस चीज़ को दोबारा से यानी कि अपलोड कर देता हूँ वेब पोर्टल के ऊपर, ताकि आप इस लेक्चर को दोबारा से देख लें, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। और इसके अलावा अहमद कासिम, यस, एनी क्वेश्चन? Please raise your hands if you have any question, because we are in the last minutes of our class. तो गलती से क्या? There is no work to write any written work. There is no any written work. You can write the things of your own to have a better concept. ठीक है?
Bilal, and there are so many students, around 24 students are present in the class today. So if you have the questions, you can ask me. I can check from your messages as well. पोर्टल पर डालेंगे बिल्कुल बेटा, ये वीडियो आप इंशाल्लाह आपको पोर्टल में मिल जाएगी, आप इसको बाद में देख लें. और एनी अदर क्वेश्चन, कोई काम हुआ है? बिल्कुल कोई काम नहीं है. ये रिवीजन के चैप्टर्स नहीं है बेटा, ये सारे फाइनल टर्म के चैप्टर्स हैं. मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से मजीद चैप्टर्स इसमें शामिल हैं. जैसे एज यूजुअल होता है 4 या 5 चैप्टर्स ही शामिल हैं फाइनल टर्म में, ठीक है. और बाकी जो पेपर्स होंगे यानी इसके बारे में आपको दोबारा बता दिया जाएगा. ये बच्चे, अक्सर बच्चों ने ये सवाल मुझसे पूछा हुआ है. सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे कि तो इंशाल्लाह वहाँ से हम इसको अपना कंटिन्यू करेंगे. अगर किसी बच्चे को मजीद कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ लें. शाबाश. बिलाल रिजवान, ओके. जी बेटा बिलाल, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन नाउ. हरी अप. Bilal Rizwan, I have unmute yourself. You can ask me the question. Yes. जी, सर वो वालेकुम सलाम. जी बेटा बोलिए. यू आर नॉट ऑडिबल. आप समझ, जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए. शाबाश. सर जो पहले के चैप्टर्स करवाए हैं वो क्या फाइनल में नहीं आएंगे जब नए चैप्टर दे रहे हैं तो? फाइनल टर्म के हवाले से जो सिलेबस होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है. सर प्रॉब्लम ये है फिर हम फर्स्ट चैप्टर सारे याद करेंगे 1, 5, 6 7. इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरी ये है, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आज लेक्चर समझाया गया है इसको अच्छे तरीके से कर लें. और कल आपको इससे मुतालिक हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है. फिर जब हम कल की क्लास में बैठेंगे और कल चीज़ें पढ़ के उठेंगे तो उससे मुतालिक आपको सब कुछ आना चाहिए. तो आपको एंड में ना किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. और बाकी के पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा और कब होंगे कैसे होंगे पेपर, ये सब कुछ मैनेजमेंट के एंड के ऊपर होता है. ये वो आपको इंशाल्लाह मैनेजमेंट बताया ही नहीं. जी बिल्कुल बेटा, बता दिया जाएगा. ऑन टाइम बता दिया जाएगा, बल्कि टाइम से पहले बताया जाता है. और अगर नहीं बताया टाइम जा से रहा पहले है इसका अभी तो मतलब, है ना, अभी जी बता ही नहीं रहे. तो बेटा अगर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब ये है कि आप इसको अभी रहने दें. मेरी बात समझ में आ रही है? सर वैसे चांसेस क्या है, होंगे या नहीं? आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. जो मैनेजमेंट हमें बताती है, अगर हमें इन्फॉर्मेशन होती तो हम आपको आगे कन्वे कर देते हैं. क्योंकि अगर हमें ही इन्फॉर्म नहीं है हम, तो हम इस तरह आगे किस तरह बता सकते हैं, ठीक है. तो ये है बात. और कोई सवाल ठीक है सर. इसके मुतालिक? कोई सवाल चैप्टर से, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन नाउ. चलें ठीक है, हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.